घड़ी की सुई में रात के 8:30 बज रहे थे। अहमदाबाद के चंदखेड़ा इलाके में रहने वाली अनामिका किचन में काम कर रही थी। आज वो अपने पति विवेक की फेवरेट छोले चावल बना रही थी। अनामिका के हाथों के छोले चावल विवेक को बहुत ही पसंद आते थे। अनामिका अपने काम में पूरी तरह व्यस्त थी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी कमर को किसी ने पकड़ा। वो झट से पीछे घूमी तो सामने विवेक था। अरे विवेक, तुम कब आए? दरवाजा खुला था क्या? दरवाजा खुला तो नहीं था, लेकिन मैंने खोल दिया। घर का भी और लंदन जाने का भी। लंदन जाने का मतलब कि सब कुछ फाइनल हो गया है और इस संडे को हम लोग जा रहे हैं लंदन। ओह वाओ, कितनी मस्त न्यूज़ सुनाई है। कितने दिनों से तुम ट्राई कर रहे थे लंदन जाने का। फाइनली ऑफिस वालों को समझ आ गया कि तुम ही राइट कैंडिडेट हो और लंदन के ऑफिस के लिए। संडे को 2 बजे दोपहर की फ्लाइट थी, इसलिए दोनों 12 बजे के पहले ही अपने घर से निकल गए थे। सही समय पर चेक इन, सिक्योरिटी चेकिंग करने के बाद अपने तय गेट नंबर पर वो अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। लंदन की फ्लाइट का इंतजार करने वालों में कई सारे लोग थे। उनमें से प्रिया और अंकित भी थे। तभी 1 सप्ताह पहले ही उनकी शादी हुई थी। प्रिया की कलाई पूरी तरह लाल रंग की चूड़ियों से भरी हुई थी। उसके माथे का सिंदूर दूर से ही दिख रहा था। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े एक दूसरे में खोए हुए थे। आई एम रियली वेरी हैप्पी अंकित। मुझे नहीं पता था कि हमारा हनीमून लंदन में होने वाला है। तुम्हें पता है, मैं बचपन से ही लंदन देखना चाहती थी। पता नहीं क्यों, पर लंदन के लिए एक अलग ही क्रेज था मेरा। मुझे पता था प्रिया, इसीलिए तो सारा प्लान किया, वो भी तुम्हें बिना बताए, तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। यू आर ट्रू लवर अंकित। लंदन की फ्लाइट के इंतज़ार में 22 साल की साइमा भी थी। साइमा के पापा ऑटो चलाते थे, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत से साइमा ने न सिर्फ मेडिकल की परीक्षा में टॉप किया था, बल्कि आगे की पढ़ाई के लिए उसका सिलेक्शन लंदन के एक बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज में हो गया था। वो अपने पापा से फ़ोन पर बातें कर रही थी। हाँ पापा, सब ठीक से हो गया है, बस कुछ देर में फ्लाइट आ जाएगी। तुम ध्यान रखना अपना, टाइम पर खाना पीना और सारा दिन पढ़ते मत रहना। हाँ हाँ पापा, खाऊंगी। और आप भी टाइम पर खाना भी और दवाई भी। और अपना ध्यान रखना, मैं हर दिन फ़ोन करूंगी आपको। बातें करते करते साइमा की आंखें भर आई थी। कुछ देर बाद फ्लाइट में बोर्डिंग की अनाउंसमेंट हुई। सभी लोग बोर्डिंग गेट पर लाइन लगाकर खड़े हो गए। उसी लाइन में एक 5 साल का बच्चा आर्यन भी था। वो लाइन तोड़कर कभी इधर भाग जाता तो कभी उधर। उसकी मम्मी दिव्या उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ती, उसे पकड़कर लाती। कुछ देर बाद वो खड़ा रहता और फिर से भाग जाता। आर्यन, अरे बेटा, कितना परेशान कर रहे हो? देखो फ्लाइट आने वाली है, तुम्हें हम यही छोड़ दें? बोलो। ये बात सुनते ही आर्यन भागते हुए अपनी माँ के पास आया और उससे गले लग गया। मम्मा, मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं बहुत रोऊंगा। अरे नहीं जाऊंगी, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आर्यन और दिव्या की बातें उसके पिता आशीष तो मुस्कुराकर सुन रहे थे। अहमदाबाद से लंदन जाने वाले बाकी यात्री भी उसे देखकर भावुक हो रहे थे। 270 से ज्यादा यात्री उस फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे। सभी के अपने सपने थे। कोई पहली बार लंदन जा रहा था तो कोई भारत घूमने आया था और वापस लंदन जा रहा था। किसी की आंखों में नए बिजनेस के सपने थे तो कोई अपनी बेटी से मिलने जा रहा था। बोर्डिंग शुरू हुई। एयर होस्टेस ने मुस्कुराकर यात्रियों का स्वागत किया। बच्चे खिलखिला रहे थे, बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे थे और सभी के सपने बैगों में बंद होकर फ्लाइट में जा रहे थे। भाई, मैं पहली बार फ्लाइट में जा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अरे इसमें डरने की क्या बात है, हर आदमी का कभी न कभी तो पहली बार होता ही है। अरे टेंशन मत लो। हर यात्री अपनी अपनी रिजर्व सीट पर जाकर बैठता है। एयर होस्टेस सेफ्टी डेमो देती है। सभी यात्री सीट बेल्ट बांधते हैं। कुछ देर बाद प्लेन के टेक ऑफ की शुरुआत होती है। फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी। सभी पैसेंजर अपनी अपनी सीट पर थे। सभी ने आंखें बंद की थी। किसी ने किताब खोल ली थी, कोई मोबाइल में म्यूजिक सुन रहा था, कोई खिड़की में बादलों को देख मुस्कुरा रहा था।
कॉकपिट में पायलट राजेश और को पायलट अर्पिता रूटीन मोड में थे। मौसम साफ था, नीचे शहर की रोशनी, ऊपर उड़ते सपनों का मेला, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। विवेक खिड़की से बाहर देखता है। अंकित प्रिया का हाथ पकड़ता है। साइमा नोटबुक खोलती है जिस पर लिखा होता है लंदन मेडिकल स्कूल। दिव्या आर्यन को कहानी सुनाती है। मॉम, मुझे ये वाली कहानी नहीं सुननी है, मुझे सुपर हीरो वाली कहानी सुननी है। अच्छा बाबा, मैं सुनाती हूँ सुपर हीरो वाली कहानी। दिव्या आर्यन को कहानी सुनाने लगती है। वो बहुत ही चाव से कहानी सुन रहा था। अभी कुछ मिनट ही हुए थे प्लेन को उड़ान भरे हुए, तभी पायलट की आवाज आती है, वेदर क्लियर, विल रीच इन टाइम। सभी यात्री अस्वस्थ थे, लेकिन उड़ान भरने के 14 मिनट बाद को पायलट और पायलट दोनों को कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। इंजन टू रिस्पॉन्स थोड़ा धीमा लग रहा है। हाँ अर्पिता। अचानक इमरजेंसी अलर्ट मिलता है, इंजन 2 फेल्योर, इंजन 1 ओवरहीटिंग। ये सुनते ही विमान में बैठे सभी यात्रियों में हड़कंप मच जाता है। सभी लोग घबरा जाते हैं। ये क्या हो रहा है? अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये इंजन फेलियर का क्या मतलब होता है? सब ठीक तो है ना? ईश्वर करे सब ठीक हो। अचानक एक जोरदार झटका यात्रियों को महसूस होता है। फ्लाइट की लाइटें जलने बुझने लगती, बच्चे रोने लगते हैं। बड़ों के चेहरों पर भी टेंशन की झलक साफ तौर पर दिख जाती है। एयर होस्टेस इमरजेंसी पोजीशन में आ जाती हैं। प्लेन तेजी से नीचे की ओर जा रहा था। 27,000 फीट से 5,000 फीट, फिर 2,000 फीट, फिर बस शोर की आवाज हर ओर सुनाई दे रही थी। तभी प्लेन के बीच वाले हिस्से में एक जोरदार आवाज आती है, किसी कर्कश धातु की तरह, और प्लेन में आग लग जाती है। पहले एक सीट पर आग लगती है, फिर हवा की तेज झोंके से वो आग पूरे कैबिन में फैल जाती है। ओवरहेड बिन से सूटकेस गिरते हैं, उनमें आग पकड़ती है। ऑक्सीजन मास्क झूल रहे हैं और उनमें से कुछ जल रहे हैं। एक एयर होस्टेस फायर एक्सटिंग्विशर लेकर भागती है, पर वो नाकाम है। धुआं हर तरफ फैल गया, गाढ़ा काला, दम घोटने वाला। लाइट्स अभी भी जल बुझ रही हैं। रेड इमरजेंसी लाइट जल चुकी है। अनामिका का पल्लू जल चुका है। विवेक उसे सीट के नीचे दबाकर बचाने की कोशिश करता है। विवेक, कुछ करो, बहुत गर्म है, सांस नहीं आ रही है। विवेक खुद जल चुका है, लेकिन उसकी आंखें बस अनामिका पर टिकी हैं। प्रिया और अंकित का भी यही हाल है। सिंदूर पिघलकर प्रिया की आंखों में चला गया। अंकित उसे अपने बदन से ढक रहा है। प्रिया कांपती आवाज में कहती है, हमें साथ रहना है आखिरी पल तक। साइमा के स्कर्ट में आग लग चुकी है। वो सीट के नीचे से अपनी पापा की फोटो निकालती है जो जल रही है, फिर भी सीने से लगाती है, और फिर साइमा के फुसफुसाने की आवाज आती है, आई एम सॉरी पापा, मैंने वादा किया था। दिव्या के हस्बैंड की मौत हो चुकी है। आर्यन और दिव्या जल रहे थे। दिव्या रो रही थी। आर्यन डर से उसकी गोद में छिप गया था। मम्मा, मम्मा ये क्या हो रहा है? मम्मा मुझे गर्मी लग रही है। दिव्या की आंखों में सिर्फ एक भावना है, अपने बेटे को दर्द से बचाने की बेबसी। आग उनकी सीट पर भयानक रूप ले चुकी थी। दिव्या अपनी साड़ी से आर्यन को पूरी तरह लपेट लेती है, खुद को जलते हुए भी, और उस समय आवाज आती है, कुछ नहीं बेटा, मम्मा है ना। कॉकपिट में पायलट राजेश और को पायलट अर्पिता ब्रेकिंग ट्राई कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं, मैडे मैडे। इंस्ट्रूमेंट पैनल जल रहा है, विंडशील्ड पिघल चुका है, बाहर आकाश अब काला नहीं, आग से लाल है। उन आखिरी पलों में कोई दुआ कर रहा था, कोई माफी मांग रहा था, कोई किसी को गले लगा रहा था, और कोई बस जलती आंखें बंद कर रहा था, क्योंकि अब और कुछ बचा नहीं था। आर्यन का टेडी बियर जलता हुआ धीरे धीरे सीट से गिरता है। विवेक की घड़ी की सुई 2:42 पर अटक जाती है। साइमा की मेडिकल स्कूल वाली डायरी पन्ना जलता है, जिसमें लिखा है डॉक्टर साइमा खान। लाल चूड़ियां राख बनकर उड़ रही हैं। पूरा प्लेन बिजली की जैसी गड़गड़ाहट के साथ खेतों की ओर गिरता है। एक धुएं का गुब्बार उठ रहा है, फिर सन्नाटा छा जाता है। लोग कहते हैं प्लेन से उड़ान आसान होती है, पर हर उड़ान मंजिल तक नहीं पहुंचती।
कभी कभी वो सिर्फ एक आखिरी सफर बन जाती है। कुछ कहानियां आसमान से शुरू होती हैं, फिर वहीं खत्म भी हो जाती हैं। भैरवी एक अकेली विधवा औरत होती है। उसने कुछ सालों पहले ही अपने पति वीरेन को खोया था। वो जब 16 साल की थी तभी एक गंभीर ट्रेन एक्सीडेंट में वो अपने परिवार से अलग हो गई और उसके बाद आज तक वो अपने परिवार से अलग ही है। आज वीरेन को गए 1 साल हो जाएगा। वीरेन से मिली थी तो जीने की नई उम्मीद मिली थी, लेकिन अब वीरेन के बिना जिंदगी बिल्कुल अधूरी सी है। खैर, जीना तो पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, और इसीलिए जल्दी से पैकिंग कर। तेरी दुल्हन क्लाइंट तेरा इंतजार कर रही है, और भैरवी ये तेरी पहली क्लाइंट है जो तुझे इतना हेफ्टी प्राइस दे रही है, सो डोंट लीव दिस चांस। हाँ मेरी माँ, पता है। भैरवी एक मेकअप आर्टिस्ट होती है और उसे एक दुल्हन के मेकअप के लिए ऑर्डर आता है, और वो भी उड़ीसा से। भैरवी की सहेली माला और वो दोनों उड़ीसा जाने के लिए ट्रेन की सवारी लेते हैं, और वो दोनों ट्रेन में बैठकर उड़ीसा जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ट्रेन में, ये देख भैरवी, ये उड़ीसा ब्राइड्स का मेकअप, तू भी इसी तरह से अपनी क्लाइंट का मेकअप करना। वैसे उड़ीसा में अपने काम को निपटाकर हम थोड़ा घूम भी लेंगे। उड़ीसा बहुत सुंदर जगह है। माला, पहले काम पर फोकस। भैरवी और माला दोनों ट्रेन में बातें कर रहे होते हैं। तभी भैरवी बाथरूम जाने के लिए उठती है और वो अपनी बोगी में एक महिला से टकराती है और उस महिला का फोन उसके हाथ से गिर जाता है। ओ सॉरी, मैं अभी उठा देती हूँ। अरे इट्स ऑल राइट। भैरवी उस महिला का फोन उठाने जाती है, तभी वो उसके फोन के वॉलपेपर को देखकर हैरान रह जाती है। उसमें भैरवी और उसके परिवार की बहुत पुरानी तस्वीर होती है। ये क्या? ये तो मेरा परिवार। दीदी आप? भैरवी और काजोल दोनों सगी बहनें होती हैं, और अब वो दोनों एक हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। भैरवी, मेरी छोटी बहन। दीदी, किस्मत भी कितनी अजीब है ना, मुझे अपने परिवार से एक ट्रेन एक्सीडेंट में ही अलग कर दिया और अब फिर से मिलवा भी दिया। भैरवी, हम सब ने तुझे बहुत मिस किया। हमें तो लगा था कि तू अब इस दुनिया में ही नहीं रही, लेकिन अब तू और मैं, हम दोनों साथ में घर जाएंगे। हम अब उड़ीसा शिफ्ट हो चुके हैं, भैया का तबादला हो चुका है। सच? दीदी जल्दी से घर पर वीडियो कॉल लगाओ ना। हाँ बिल्कुल। काजोल घर पर वीडियो कॉल लगाती है और उन दोनों की माँ अल्पना, पिता तेजेंद्र, बड़ा भाई विपुल और काजोल का पति शौर्य होते हैं। सभी को जब पता चलता है कि काजोल और भैरवी एक दूसरे को मिले हैं, तभी सब बहुत खुश हो जाते हैं। बिटिया, मैं बहुत खुश हूँ। तुम दोनों जल्दी से आ जाओ, मैं भैरवी के पसंद का खाना बनाऊंगी। माँ, वो आटे के गुलगुले भी बनाइए, और भैया जीजू, मैं और दीदी जब स्टेशन पर आएंगे तब आप दोनों हमें लेने आ जाना। पूरा परिवार खुश था। बरसों के बिछड़े हुए अब मिलने वाले थे। अल्पना मंदिर में दीप प्रज्वलित करती है। थोड़ी देर बाद ट्रेन का ड्राइवर फोन पर स्टेशन मास्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हेलो, लाइन सही तो है ना? ट्रेन अब 4 से 5 मिनटों में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली है। प्लेटफॉर्म क्लियर तो है ना? हेलो, प्लेटफॉर्म क्लियर तो है ना? लाइन में खराबी होने के कारण ड्राइवर का मैसेज स्टेशन मास्टर तक पहुंच नहीं पाता, और इसी कारण उसे आगे ग्रीन सिग्नल दिख जाता है। स्टेशन मास्टर से कांटेक्ट तो नहीं हो पाया, लेकिन आगे ग्रीन सिग्नल भी दिखाई दे रहा है। आई थिंक मुझे जाना ही चाहिए। ग्रीन सिग्नल देखकर ड्राइवर ट्रेन को आगे बढ़ाता है, लेकिन वो देखता है कि आगे एक मालगाड़ी रुकी हुई है, और वो उसे देखकर चौंक जाता है। नहीं, ये क्या? आगे तो मालगाड़ी है, अब मैं क्या करूं? सभी यात्रियों को इस सब के बारे में कोई खबर नहीं होती है। कुछ आराम कर रहे होते हैं तो कुछ खाना खा रहे होते हैं। माला, भैरवी और उसकी बहन काजोल तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। ट्रेन की स्पीड इतनी थी कि ब्रेक मारने पर भी ट्रेन रुकती नहीं, और वो मालगाड़ी से टकरा जाती है और ट्रेन पलट जाती है, और सभी यात्री इस एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं। कुछ ट्रेन के नीचे दब जाते हैं, कुछ के हाथ और पैर कट जाते हैं। घायल भैरवी और काजोल ट्रेन के नीचे दब चुके थे। काजोल का पैर कट चुका था, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा था। दीदी, भैरवी, दोनों दर्द से तड़प रहे थे। हर तरफ लोगों के कराहने और चिल्लाने की आवाज थी। दहशत भरा माहौल बन जाता है। भैरवी, एक बार फिर हम दोनों जुदा हो रहे हैं, लेकिन इस बार हम दोनों दूसरी दुनिया में एक हो जाएंगे दीदी। शायद किस्मत को यही मंजूर है। इतना कहकर दोनों अपना दम तोड़ देती हैं, और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनके परिवार वालों को उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है,
तब वो लोग फूट फूट कर रोते हैं। माला जैसे तैसे उस हादसे में बच जाती है, लेकिन वो भी अपने हाथ से अपाहिज हो जाती है। किस्मत ने भैरवी को अपने परिवार से एक बार फिर मिलाया तो जरूर था, लेकिन किसे पता था कि ये सफर उसकी और बाकी कईयों की जिंदगी का आखिरी सफर था। जैसे ही रेड लाइट हुई, चुनमुन भागकर कतारों में खड़ी गाड़ियों के पास एक एक कर जाने लगी और कार में बैठे लोगों से कहने लगी, फूल ले लो भैया, ताजे फूल हैं, एकदम खुशबूदार। अरे नहीं लेने तेरे फूल, चल निकल यहाँ से। साहब ले लो ना फूल, सुबह से बोनी नहीं हुई है। लेकिन उस कार वाले ने उसे भगा दिया। चुनमुन एक दूसरे कार वाले की ओर बढ़ गई। उस कार में नताशा और विक्की बैठे थे। उसने उनसे भी फूल खरीदने की बात कही। साहब 2 दिन से कुछ नहीं खाया, फूलों की बिक्री ही नहीं हो रही है, आप फूल खरीद लो ना, मैं 2 रोटी खा लूंगी। नताशा फूल खरीदने ही वाली थी कि तभी ट्रैफिक की लाइट ग्रीन हो गई और पीछे खड़ी गाड़ियां लगातार हॉर्न बजाने लगी। इस कारण नताशा और विक्की को वहां से निकलना पड़ा। सुबह से रात तक वो अपने फूलों को बेचने की कोशिश करती रही। संयोग से उस दिन कुछ फूल उसके बिक गए। रात के 10:30 बज रहे थे। 9 साल की चुनमुन फुटपाथ के किनारे चुपचाप बैठी हुई थी। उसके हाथों में 2 रोटियां और थोड़ी सी सब्जी थी जो उसने दिन भर की कमाई से खरीदे थे। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो किसी का इंतजार कर रही है। आज तो बहुत रात हो गई है, पता नहीं वो कहाँ रह गई। चुनमुन ये सोच ही रही थी कि तभी एक औरत भागती हुई उसके पास आई। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, उसके बाल भी उलझे हुए थे। उसे देखकर लगता था कि कई दिनों से वो नहाई भी नहीं है। वो औरत भागती हुई चुनमुन के पास आई। उसे छोड़ना नहीं है उसे, वो बहुत बदमाश है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कहाँ छिपा है वो, कहाँ छिपा है? ये कहते हुए वो औरत जोर जोर से चीखने लगती है और जमीन से एक एक पत्थर उठाकर इधर उधर देखने लगती है। कहाँ छिपा है, निकल बाहर, मैं तेरा सिर फोड़ दूंगी सुरेश, सिर फोड़ दूंगी तेरा। काफी देर चिल्लाने के बाद वो चुपचाप चुनमुन के पास बैठ गई और रोने लगी। चुनमुन ने अपने हाथ में पकड़े रोटी के टुकड़े को उस औरत की तरफ बढ़ाया तो वो औरत उस रोटी को अजीब नजरों से घूरने लगी और फिर चुनमुन के हाथों से उस रोटी के टुकड़े को छीन लिया और जानवरों की तरह खाने लगी और खाते खाते बड़बड़ाती भी। उसे छोड़ना नहीं उसे, वो बहुत बदमाश है। चुनमुन उस औरत को रोटी खाते हुए देखने लगी। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उस औरत ने अभी आधी रोटी ही खाई थी, तभी वो सड़क की दूसरी ओर देखकर चिल्लाने लगी, वो आ रहा है वो, तू छिप जा, मैं उसे तेरा कुछ बिगाड़ने नहीं दूंगी। ये कहकर उसने फिर से पत्थर को उठाया और रोड की सीध में भागने लगी। उसे भागते देख चुनमुन ने कहा, माँ रुक ना माँ, रोटी तो पूरी तरह खा ले, माँ रुक जाना। वो पागल औरत और कोई नहीं, चुनमुन की माँ संध्या थी, जिसे हालात के थपेड़ों ने पागल बना दिया था और उसे पागल बनाने वाला और कोई नहीं, उसका अपना ही था। 6 महीने पहले की बात है। संध्या का पति दिनेश जिस फैक्ट्री में काम करता था, उस फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया और वो उस ब्लास्ट का शिकार हो गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ब्लास्ट में आपके पति 90% झुलस गए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। पूरे 72 घंटे संध्या का पति अस्पताल के आईसीयू में रहा और फिर उसकी मौत हो गई। अरे ये क्या हो गया? अरे किसके भरोसे आप मुझे और चुनमुन को छोड़कर चले गए? हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर दिया। माँ तुम क्यों रो रही हो? बाबा अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रहे? बाबा उठो ना, देखो ना माँ कितना रो रही है। लेकिन मृत व्यक्ति कहाँ सुन पाते हैं अपनों की पुकार, वो कहाँ देख पाते हैं अपनों के आंसू। पति की मौत के बाद संध्या पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसका पति घर का अकेला कमाने वाला था। कुछ जमा पैसे तो थे, लेकिन वो धीरे धीरे कर खत्म हो रहे थे और एक समय तो ऐसा आया कि घर में खाने का एक दाना भी नहीं था। इस बीच दिनेश का भाई सुरेश अपनी पत्नी के साथ उसके पास आया। अरे भाभी, आप क्यों चिंता करती हैं? भैया नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, आप लोगों की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। दिनेश का भाई सुरेश और उसकी पत्नी चंपा बहुत ही लालची किस्म के लोग थे। दिनेश की मौत के बाद उसे फैक्ट्री से कुछ मुआवजा मिलने वाला था। इस बात का उन्हें पता लग गया था और वो उस मुआवजे की राशि को हड़पने यहाँ आए थे। अरे भाग्यवान, थोड़ा सब्र कर, अभी तो हम यहाँ आए ही हैं।
अभी भाभी को अपनी चिपनी चुपड़ी बातों में फंसाऊंगा और फिर सादे कागज पर उनका अंगूठा लगवाकर मुआवजे की राशि और उनका घर हड़प लूंगा और कुछ दिनों बाद उन दोनों को इस घर से भी बाहर निकाल दूंगा। संध्या अनपढ़ थी। सुरेश ने इसका फायदा उठाकर फैक्ट्री से मिली मुआवजे की रकम को हड़प लिया और कुछ दिनों के बाद, अजी आपने तो कहा था कि मुआवजे के पैसे मिल जाने के बाद इन दोनों को चलता करना है। अब पैसे तो आ गए, फिर किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? आज के आज इन दोनों को इस घर से बाहर निकालो, नहीं तो मैं चली मायके। चुनमुन को आज भी वो रात याद है। उस रात मौसम बहुत खराब था, जोरों की बारिश हो रही थी, लेकिन उस बारिश की परवाह किए बिना सुरेश और उसकी पत्नी चंपा संध्या और चुनमुन को धक्के देकर घर से बाहर निकालने लगे। देखिए देवर जी, ऐसा मत करिए, हम कहाँ जाएंगे? ये घर तो हमारा है ना। किसने कहा ये तेरा घर है? पागल हो गई है क्या? ये मेरा घर है, तूने ही तो ये मेरे नाम किया है। चल अब निकल मेरे घर से। मेरे पास मुफ्त के पैसे नहीं है जो मैं तुझे और तेरी बेटी को रोटी खिलाऊं। हाँ? सुरेश और उसकी पत्नी ने उन दोनों को उस भारी बारिश में घर के बाहर निकाल दिया। पूरी रात वो दोनों बारिश में भीगते रहे और सड़क पर चलते रहे। पति की असमय मौत और फिर देवर के द्वारा इस तरह घर से निकाला जाना, इन सब ने संध्या के दिमाग पर बुरा असर डाला और वो पागल हो गई। उसे छोड़ना नहीं, उसे छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है उसे, वो बहुत बदमाश है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कहाँ छिपा है वो? कहाँ छिपा है? क्या हुआ माँ? ये तो क्या बड़बड़ा रही है? चुनमुन की बातों को सुनकर संध्या जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी, फिर एक ही बात दोहराने लगी और सड़कों पर पागलों की तरह भागने लगी। 2 दिन दोनों माँ बेटी सड़क पर भूखे प्यासे घूमते रहे, लेकिन भूख को आखिर वो कब तक रोकते? एक बार चुनमुन के पेट में भूख से दर्द होने लगा। उसकी नजर कचरे में पड़ी रोटी के टुकड़े पर गई। वो रही रोटी, मैं लेकर आती हूँ, आधी माँ को दूंगी, आधी मैं खाऊंगी। चुनमुन कचरे से रोटी निकालने लगी, लेकिन तभी वहां खड़े 3-4 कुत्ते उसकी ओर देखकर जोर जोर से भौंकने लगे और उसके ऊपर कूद पड़े। वो वहां से भाग खड़ी हुई, लेकिन एक कुत्ते ने उसका पीछा किया और उसके पैरों को अपने दांत से काट लिया। उसके पैरों से खून बहने लगा। आह! कहते हैं मुसीबत आपको साहस भी सिखा देती है। कुत्ते के काटे जाने के बाद उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और कुत्ते को दे मारा। कुत्ता वहां से भाग खड़ा हुआ। वो जब घायल अवस्था में अपनी माँ के पास पहुंची तो उसकी माँ उसके घावों को देखने लगी। सुरेश ने मारा है तुझे। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी मैं। संध्या पागल थी, लेकिन वो माँ तो थी ही ना, और माँ पागल भी हो तो भी बच्चे की फिक्र तो वो करती ही है। उसने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ा और उसके घाव पर लगा दिया। उस दिन के बाद संध्या ने कूड़े से रोटी लाने की बात कभी सोची भी नहीं और सड़क किनारे पूरी छोले की रेहड़ी चलाने वाले अब्दुल चाचा की सलाह पर फूल बेचने का काम शुरू कर दिया। चुनमुन पुरानी बातों को याद कर अपनी माँ को सड़क की दूसरी ओर जाते देख रही थी। फिर कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई, लेकिन अचानक एक शोर से उसकी नींद खुल गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि सामने अब्दुल चाचा खड़े हैं। चुनमुन, बेटी चुनमुन, तेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। एक ट्रक वाले ने उसे धक्का मार दिया है। चुनमुन भागती हुई सड़क के उस पार गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। सड़क पर तड़पते तड़पते संध्या ने दम तोड़ दिया था। माँ, माँ, ये क्या हो गया माँ? तू भी चली गई मुझे छोड़कर, तू भी। चुनमुन ने अब्दुल चाचा की मदद से अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। 2 दिन बाद की बात है। आधी रात का समय था। नताशा और विकी अपने घर की बालकनी में बैठे थे। विकी, पता नहीं बार बार उस छोटी सी फूल बेचने वाली का चेहरा क्यों मेरी आंखों के आगे घूम रहा है। पता नहीं उस दिन उसकी बोनी हुई कि नहीं, उसने खाना खाया कि नहीं। सच कहूँ तो मैं भी उस बच्ची के बारे में ही सोच रहा हूँ नताशा। नताशा और विकी पति पत्नी थे। वो अच्छा खासा कमाते थे, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो एक बच्चे को गोद लेने की सोच ही रहे थे। उसी दरमियान चुनमुन से उनका आमना सामना हुआ। अगले दिन वो चुनमुन की तलाश में निकल गए, लेकिन उस दिन लाख ढूंढने के बाद भी वो उन्हें ट्रैफिक लाइट पर नहीं मिली। हमारी किस्मत ही खराब है विकी, पता नहीं वो बच्ची कहाँ चली गई। तभी उनकी नजर दूर चुपचाप बैठी चुनमुन पर गई। उसे देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। वो उसके पास गए। अरे तू यहाँ है, हमने तुझे कितना खोजा, तेरे फूल कहाँ हैं?
तेरी बोहनी हुई कि नहीं? तूने कुछ खाया? हम तेरे फूल खरीदने आए हैं। फूल? वो तो नहीं है साहब, सब माँ को दे दिए। वो कल मर गई ना, तो मैंने सारे फूल उस पर चढ़ा दिए। साहब, एक दिन मैं भी माँ की तरह मर जाऊंगी, किसी ट्रक से टकरा कर। गरीब ऐसे ही मर जाते हैं साहब, ऐसे ही। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता देख नताशा ने उसे गले लगा लिया। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। आज से तू हमारे साथ रहेगी, हमारे घर। नताशा और विकी ने चुनमुन को गोद ले लिया। चुनमुन ने छोटी सी उम्र में बहुत सारे दुख देखे थे, लेकिन विधाता ने उसके दामन में खुशियां भी रखी थी। आज चुनमुन नताशा और विकी के साथ खुशी खुशी रहती है। वो अच्छे से स्कूल में पढ़ने भी जाती है। हालांकि उसे अब भी कभी कभी माँ की याद आती है तो वो रोने लगती है। दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।